आपके कैंडिडेट के ऊपर भी पथराव हो सकता। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर? आपने जो आखिरी का जो मुद्दा बोला है कि आपके कैंडिडेट के ऊपर, इतनी हिम्मत नहीं है किसमें। अभी पूरे भारत देश में एक ऐसी आम चर्चा चल रही है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अगर वापस प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज खतरे में आ जाएगा। एक ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा वायरल वीडियोस चल रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखो, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बोलता हूँ, इस देश में छोड़ो, आप इस पूरी दुनिया में कोई भी मायका लाल नहीं है जो संविधान बदल सकता है। इस देश में रहने वाले हर एक इंसान का संविधान है। इसलिए ये जो बात चल रही है, आप मोदी साहब की अगर स्पीच सुने तो उन्होंने भी यही बात कही है। ये कौन कर रहा है, ज़रा आप थोड़ा सा सोचना चालू करो। जो लोग हार रहे हैं ना, हार रहे हैं, ये गलत अफवाहें पसर रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं, इस शहर में उन्होंने कोई काम किया नहीं। जलील साहब ने, मैं भी जलील साहब के पास बहुत बार गया हूँ, बहुत बार उनको शहर की समस्या उनको बोला हो, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुए। आज जो पानी का बोल रहे हैं आप प्रॉब्लम, मुझे बताइए ना, जलील साहब ने अगर काम किया है तो 5 साल में पानी आया नहीं आया। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से सुमित खामगांवकर सर के ऑफिस के ऊपर, जो कि मनसे पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और आज सर से हम इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं लोकसभा 2024 के ताल्लुक से। देखो, 9 अप्रैल के दिन माननीय राज साहब ने जो मुंबई में बड़ी रैली की थी, उस दिन माननीय राज साहब ने इस देश का पंतप्रधान पद के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब को अपना पाठिंबा दिया था। इसलिए यहाँ उनकी तरफ से और हमारे महायुति की तरफ से माननीय भुमरे साहब फिलहाल कैंडिडेट है। इसलिए हमारा जो पाठिंबा है, हमारा जो पूरा मतदान है, वो भुमरे साहब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और निश्चित ही भुमरे साहब बहुत बड़ी लीड से चुन के आएंगे, ये विश्वास हमें है। सर, अमूमन ऐसा हर इलेक्शन में देखने में आता है, हर उम्मीदवार जो खासदार के लिए दावा करता है सर, हर बार सिर्फ बातें होती है। औरंगाबाद ज़िले के अंदर बोलो, सिटी में बोलो, ज़िले में बोलो, डेवलपमेंट ज़ीरो है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। ग्रामीण ज़िले में ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ टीचर्स नहीं है, पानी की समस्या है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो सर, अमूमन ये भी देखने में आता है कि 2014 से 2024 तक खासदार इम्तियाज़ जलील साहब खासदार रहे, पहले आमदार थे, फिर खासदार बने। तो सर, आपको क्या ऐसा लगता है क्या खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का ऐसा कोई कार्य है किसानों के हित में, आम जनता के हित में, ऐसा उन्होंने कुछ काम किया है क्या? इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, एक बात आप ध्यान में रखिए कि जलील साहब ने जो काम किया है, वो अगर काम करते थे तो वो लोगों के सामने आता था, और बड़े पैमाने पे जलील साहब को सपोर्ट मिलता था। आज जलील साहब ने क्या काम किया है? नो डाउट कि जलील साहब ने लोकसभा में उनके बहुत से सवालात पूछे जो इस शहर के ताल्लुकात से ज़रूरी थे, लेकिन उसकी अमल बजावनी होने के लिए जो निधि चाहिए वो कहाँ से लाएंगे आप? अगर ऊपर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इस शहर में जो पानी का प्रॉब्लम है, अभी आपको मालूम है 2002 से लेके आज तक 2024 तक इस शहर में पानी का प्रॉब्लम चालू है। 8 दिन के बाद में हमारी बहनों को पानी भरने के लिए लंबी कतार में रुकना पड़ता है। तो वो पाइपलाइन होना ज़रूरी है, जिसको हम समांतर बोलते हैं। लेकिन वो समांतर का काम धीरे धीरे चालू होने के कारण अभी राज्य सरकार ने, जब भुमरे साहब पालक मंत्री थे, उन्होंने 800 करोड़ रुपए की जो पाइपलाइन की दूसरी योजना लाई, उसका काम अभी चालू है, वो लगभग पूरा हो चुका है। और आपको दिख सकता है कि बहुत बड़े पैमानों पे
शहर में हर जगह पे वो पाइपलाइन डालने का काम चालू है। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि सरकार की तरफ से, जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से हो या हमारी राज्य सरकार की तरफ से कोई काम किया नहीं गया है, ये हम बोल नहीं सकते। पानी का उदाहरण है, लेकिन लेट ज़रूर हुआ है। इतना मैं खुद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इस चीज़ पे आंदोलन किया है कि कितने दिन हम पानी के बिना रहेंगे, लेकिन मेरी जितनी बात पालक मंत्री साहब से हुई है, उन्होंने कहा है कि ये 6 महीने में ये पूरा पाइपलाइन का काम हो जाएगा। अभी दूसरी बात, मैं आपको एक 5 सवाल आपसे पूछता हूँ और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं पूछता हूँ। इस शहर में 2014 से पहले आपको कभी सीमेंट के रास्ते दिखे? नहीं दिखे। सीमेंट के रास्ते का काम बड़े पैमानों पे हुआ है। आज आप सातारा का रोड देखिए, सातारा का जो रोड बना है, इतना अच्छा सीमेंट का रोड जो बना है, संजय शिरसाट साहब ने उसमें पुढ़ाकार लिया और सीमेंट का रोड बड़ा होगा। आज आपने किराड़पुरा में जाओ ना, किराड़पुरा का जो सीमेंट का रास्ता बना है वो कितने सालों के बाद हुआ, वो सीमेंट का रोड हो रहा है। मैंने आपको पानी का जिक्र करके दिया, मैंने आपको सीमेंट के रोड का जिक्र करके दिया। तो काम चालू है, धीरे धीरे क्यों है ना, स्मार्ट सिटी की तरफ से भी काम चालू है। और जहाँ पे कम काम हुआ है वो निश्चित मैं आपको ज़बान देता हूँ, मैं 19 साल से राज साहब के साथ में हूँ। 19 साल से इस शहर के लोगों को मालूम है कि मैं लोगों के लिए कितना काम करता हूँ। और जैसे भी मामला मेरे पास आया, मैं तुरंत अधिकारी हो या कोई भी आमदार खासदार साहब हो, उनको मैं बात करता हूँ, पत्र व्यवहार करके वो प्रॉब्लम सॉल्ट आउट करने का प्रयास करता हूँ। महायुति के जो कैंडिडेट है भुमरे साहब, तो महायुति का कितना बेनिफिट मिल सकता है इस लोकसभा 2024 के इलेक्शन में? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी काम करने के लिए पैसा ज़रूरी रहता है। आज हम रोड का काम करने गए, हमको पैसा चाहिए। हम पानी का काम करने गए, हमको पैसा चाहिए। हम भूमिगत गटार योजना लाए थे, उसको 365 करोड़ रुपए की जो योजना थी, उसके लिए केंद्र सरकार से योजना चाहिए। जब लोकसभा के अंदर काम होता है तो उसको बड़े पैमाने पे पैसा लगता है, ये बात आप ध्यान में ले लो। आज हमारा जो रेलवे आती है, वो दुहेरीकरण जो चालू है, वो दुहेरीकरण कहाँ से होने वाला है? वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। हमारे राव साहब पाटिल दानवे साहब ने उसके लिए बहुत काम किया है, वो जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए जो पैसा लगता है, ये कौन देने वाला है? ये विरोधी पार्टी दे सकती है क्या? आज जलील साहब 5 साल यहाँ के खासदार थे, शहर में कितना पैसा आया? नहीं के बराबर पैसा है। तो इसलिए हमको वही पार्टी चुन के देना है जो पार्टी ऊपर सत्ता में आ रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में मुझे लगता है कि इस शहर के लिए अच्छा पैसा आएगा, इस जिले के लिए पैसा आएगा, और जो काम नहीं उन्होंने किए हैं उसको बड़े पैमाने पे पैसा लगता है, ये बात आप ध्यान में ले लो। आज हमारा जो रेलवे आती है, वो दुहेरीकरण जो चालू है, वो दुहेरीकरण कहाँ से होने वाला है? वो केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। हमारे राव साहब पाटिल दानवे साहब ने उसके लिए बहुत काम किया है, वो जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। इसके लिए जो पैसा लगता है, ये कौन देने वाला है? ये विरोधी पार्टी दे सकती है क्या? आज जलील साहब 5 साल यहाँ के खासदार थे, शहर में कितना पैसा आया? नहीं के बराबर पैसा है। तो इसलिए हमको वही पार्टी चुन के देना है जो पार्टी ऊपर सत्ता में आ रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में मुझे लगता है कि इस शहर के लिए अच्छा पैसा आएगा, इस जिले के लिए पैसा आएगा, और जो काम नहीं उन्होंने किए हैं वो काम उनकी तरफ पहुंचाने के लिए हम प्रयासशील हैं, वो काम हम करवा के ले लेंगे। और मैं लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप बिन दिक्कत, 19 साल से मैं जो कहा आपको, 19 साल से मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आप हमारे पास आपके सुझाव दो, वो काम करने की जवाबदारी हमारी है। सर, अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था औरंगाबाद शहर के अंदर। ज़फ़र मर्चेंट बोल के एक बिजनेसमैन है, उनके घर के ऊपर कुछ पथराव हुआ था, और ज़फ़र मर्चेंट साहब का ये कहना है कि AIM के कुछ कार्यकर्ताओं ने वो पथराव किया। कुछ मीटिंग्स हो रही थी वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे पथराव हुआ। तो सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज अपने भारत देश के अंदर क्या डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है? कोई अपना पसंदीदा कैंडिडेट के अगर सपोर्ट में भी अगर खड़े रहते हैं तो उनके विरोध के अंदर आज ऐसा पथराव होना, कल को सर आपके कैंडिडेट के ऊपर भी पथराव हो सकता। तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर? आपने जो आखिरी का जो मुद्दा बोला है कि आपके कैंडिडेट के ऊपर, इतनी हिम्मत नहीं है किसमें, और उनके साथ में मन से पीछे हटते नहीं, आगे से उत्तर देते, आपको मालूम है। लेकिन वो बात अलग है, हमारी बात आप छोड़ दो। लेकिन जो आपने पहला जिक्र किया, अगर ऐसी बात कुछ हुई है तो अपने पास कायदा है, पुलिस है,
मैं जिनके घर पर हमला हुआ है या उनको शक है कि इन्होंने हमला किया है, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस को बोलिए, आपको न्याय देने के लिए पुलिस है ना। अगर पुलिस वाले नहीं फ़ोन करते, उनके ऊपर के लोग हैं, और वो भी आपको ऐसी लगता है, डाउट है कि वो लोग आपके लिए काम कर रहे थे, लोकशाही है, आप उपोषण करो, आप पत्र व्यवहार करो, निदर्शने करो। मुझे क्या लगता है कि ये जो बात आप बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल थोड़ी सी रिलेटेड है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी सत्ता में आने दो, बीजेपी आने दो, वो कल कांग्रेस आने दो, मनसे आने दो, कोई भी पार्टी आने दो, कायदा सबके लिए सरीका है, कायदे में रहना पड़ेगा। मैं भी हूँ तो कायदे में रहना पड़ेगा, आप भी है तो कायदे में रहना पड़ेगा। सर अमूमन अभी पूरे भारत देश में एक ऐसी आम चर्चा चल रही है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी अगर वापस प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान खतरे में आ जाएगा, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज खतरे में आ जाएगा। एक ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा वायरल वीडियोस चल रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखो, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बोलता हूँ, इस देश में छोड़ो, आप इस पूरी दुनिया में कोई भी मायका लाल नहीं है जो संविधान बदल सकता है। और मैंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, ये संविधान हमारा है, ये संविधान हिंदू का है, ये संविधान मुस्लिम का है, ये संविधान दलित का है, इस देश में रहने वाले हर एक इंसान का संविधान है। इसलिए ये जो बात चल रही है, आप मोदी साहब की अगर स्पीच सुने तो उन्होंने भी यही बात कही है। ये कौन कर रहा है, ज़रा आप थोड़ा सा सोचना चालू करो। जो लोग हार रहे हैं ना, हार रहे हैं, ये गलत अफवाहें पसर रहे हैं, फैला रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको मालूम है कि हमको वोट ही नहीं मिल रहा है। अरे इनके कैंडिडेट भाग जा रहे हैं। आज सूरत का कैंडिडेट बिन विरोध हो गया, कहाँ गए? कांग्रेस सो रही थी क्या? उनका कैंडिडेट भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा कही जाती है, ईडी और सीबीआई, ईडी और सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का वापर करती है, ऐसे बोले जाए। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा और आपके जो व्यूअर्स है उन्होंने भी वो सुनना चाहिए। आपको ईडी का डर है क्या? नहीं है। मुझे है क्या? नहीं है। सीबीआई का डर है क्या? नहीं है। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे क्यों डर है? अरे अगर तू करता है तो तेरे पीछे लोग आना ही है, अगर तू करता नहीं है भाई जाना सामने। जो भी पुलिस आए आपके पास आए, ईडी सीबीआई आए, उनको बोल चल भाई लेके चल, करते है दिश। न्याय व्यवस्था है क्या? नहीं। फिर न्याय व्यवस्था अगर है तो किसको भी उठा के लेके जा सकते हैं? ऐसे होगा नहीं। और डर उनको है जिन्होंने प्रॉब्लम किया होगा, जिन्होंने प्रॉब्लम किया नहीं होगा उनको ईडी को सताने का सवाल ही नहीं। हम क्यों बिंदास है? देखो, कोई भी कैंडिडेट रहो, आज 37 कैंडिडेट से हर कैंडिडेट बोलने वाला है ना कि मैं चुन के आ रहा हूँ, लीड से चुन के आ रहा हूँ। जो आखिरी का अपक्ष कैंडिडेट है, कई नाम तो ऐसे मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है। कुछ फॉर्म तो मतलब रिजेक्ट हो गए, उनको 10 लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं, ऐसी लोगों ने भी फॉर्म भरा था। तो मेरा क्या कहना है कि हर एक आदमी उसकी बात रख सकता है। हर एक आदमी बोलता है कि हम चुन के आ जाएंगे, लाखों की लीड से आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको बोलने का हक है, वो उम्मीदवार है। और रहा जलील साहब का सवाल, वो भी उम्मीदवार है, वो बोल सकते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि इस शहर में उन्होंने कोई काम किया नहीं। जलील साहब ने, मैं भी जलील साहब के पास बहुत बार गया हूँ, बहुत बार उनको शहर की समस्या उनको बोला हो, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुए। आज जो पानी का बोल रहे हैं आप प्रॉब्लम, मुझे बताइए ना, जलील साहब ने अगर काम किया है तो 5 साल में पानी आया नहीं आया? तो क्यों जलील साहब नहीं उपोषण पे बैठे कि इस शहर की पाइपलाइन अभी तक हुई नहीं है, मैं उपोषण पे बैठ रहा हूँ? ऐसी जलील साहब ने कभी कहा? नहीं कहा। आप कुछ राजकारण समझ के लीजिए। तो मेरा कहना यही है कि जो आप बोल रहे हैं ना कि जलील साहब ने काम किया, मेरे शहर में रहने वाली मेरी जितनी भी बहनें हैं, जो कोई भी धर्म, उन बहनों को आप पूछो कि 8-10 दिन के बाद में आने वाला पानी उनको कितना दिक्कत हो रही है, उनको भर के रखना पड़ रहा है। आज बाहर आप जाओगे तो 41 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है, उनको पानी नहीं पुरता है, टैंकर लेना पड़ते हैं, टैंकर के लिए पैसा लाना पड़ता है। तो ये दिक्कत के लिए जलील साहब ने दिल्ली में आंदोलन करना चाहिए था, जलील साहब ने संसद में आंदोलन करना चाहिए था, जलील साहब ने शहर के लोगों को बोलना चाहिए था मैं बैठ रहा हूँ अनशन पे, आप सब ने ज्वाइन होना चाहिए। कौन रोका उनको? किसने रोका है?
ये दिखावे की बात है साहब, दिखावा हो चुका है, 5 साल ख़त्म हो चुके हैं। अब जलील साहब चुन के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर एक बात अमूमन गौर में आती है, आपका जो खुद का ऑफिस है उस्मानपुरे में, उसके सामने के रोड्स कई साल तक नहीं बन रही थी, आपके ऑफिस के सामने की। जलील साहब ने पीछे की रोड बनाई, आगे की रोड बनाई, लेकिन वही रोड नहीं बनाई। तो ऐसी क्या वजह रहेंगी कि वो उस्मानपुरी के गुरुद्वारे से लेके पीर बाज़ार के चौरस्ते तक वो रोड इतने सालों तक क्यों नहीं बनी? देखो पहली बात, अभी वो रोड हो चुका है, हाँ। अभी रोड अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हमारे पास का जो राजकारण है ना, ये बहुत गंदा राजकारण है। 5 साल राजकारण करने वाले लोग हैं। जलील साहब खासदार थे, तो जलील साहब चुन के आने के बाद में वो MIM के खासदार नहीं रहे, वो लोगों के खासदार हो गए। तो उन्होंने वो रोड बनाना चाहिए था, लेकिन फिर से पॉलिटिक्स आ गया, वो रोड का काम रुक गया। फिर से दूसरा कोई तो भी आमदार साहब आ गए, उन्होंने उतना ही टप्पे का काम किया, गुरुद्वारे के सामने रोड बनाए, वो काम ख़त्म हो गया। मेरा कहना ही यही है कि आप आमदार और आप खासदार जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन तक है, उसके बाद में चुन के आने के बाद में आप लोगों के हैं। कहाँ पे भी आप जाओ, आपको काम करना पड़ेगा। और जब तक, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत सोच के मैं बात बता रहा हूँ। आज हमारे पास के बच्चे, नौजवान बच्चे जो सीखते, वो बच्चे क्यों पुणे में जाते, क्यों मुंबई में जाते? उनको लग रहा है कि हमारे पास के रोड नहीं बन रहे। हमारे पास आज जो शहर 3-3.5 लाख लोगों का था, वो आज 15-16 लाख लोगों का हो गया। कुछ कुछ गलियों में इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, कैसे काम होगा, कैसे धंधा बढ़ेगा जब तक रोड नहीं मिलेगी, जब तक पार्किंग नहीं मिलेगी। आज हमारी गुलमंडी पे जाओ, औरंगपुरा में जाओ, पैठन गेट पे जाओ, पार्किंग कहाँ करेंगे लोग? आज व्यापारी परेशान है, उनको पार्किंग चाहिए। महानगर पालिका सो गई है, तो महानगर पालिका को जगाना पड़ेगा, काम करके लेना पड़ेगा, निधि लाना पड़ेगा। इतना मेरा जो काम है वो मैं पूरा करके ले लूँगा। आमदार के अंदर क्या मनसे के कोई कैंडिडेट को आमदार का टिकट मिलने के चांसेस है क्या सर इसके अंदर आगे, राज ठाकरे साहब की पार्टी? मैं खुद खड़े रहने वाला हूँ, इस शहर की 19 साल से सेवा कर रहा हूँ। इस शहर के हर लोगों को मालूम है कि सुमित खाम्बेकर कितना सच्चा है, इसलिए मैं खुद खड़े रहने वाला हूँ। और मुझे मालूम है हमारे महायुति में हमारे मनसे के लिए टिकट मिलेगा, और मुझे इस शहर की सेवा करने के लिए, और हमारा शहर आसिया में से सबसे बड़ा फास्टेस्ट डेवलपमेंट सिटी था, ये नाम जो हमारा था, वो नाम लाने के लिए मैं खड़ा होऊंगा और मैं चुन के भी आ जाऊंगा। पूरे महाराष्ट्र में सर एग्जैक्टली कितने सीट खड़े करने वाले, ऐसा कुछ अंदाज़ा है कि आपको कुछ ऐसा है? अभी मैं नहीं बता सकूंगा उसके बारे में, क्योंकि आज हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, वो बात भी नहीं हुई, और वो बात मेरे हद तक की नहीं। मैं शहर में काम करता हूँ, वो बात आपको राज साहब बता सकते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, और कुछ दिनों के बाद में वो सब बातें आपके सामने आ जाएगी। वोटर्स को आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप भूमरे साहब को चुन के लाइए, उनको काम करना है। नरेंद्र मोदी साहब इस शहर के लिए जो निधि देंगे, हमारे शहर की डेवलपमेंट अगर चाहिए तो ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए हमको भूमरे साहब को जिताना पड़ेगा। फिर से एक बार कोई गलत हो गया तो हम जिता नहीं सकेंगे, हम निधि नहीं ला सकेंगे, तो भूमरे साहब को जिताना है। और मैं आपको आज तो 10-12 दिन बाकी इलेक्शन को, मेरी तरफ से आप लिख लीजिए, आपका वीडियो है, भूमरे साहब यहाँ कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा के लीड से चुन के आएंगे। और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप ये रिकॉर्ड 13 तारीख के बाद में, जब 4 जून को निकाल है, 4 जून को याद से चलाना। तो आज आपने देखा, हमने सुमित खाम्बेकर सर से बात की है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।